बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस बाइट, अ सीरीज़ ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। आज हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल। तो कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल से पहले हम अकाउंटिंग साइकिल को डिस्कस कर लेते हैं। और इससे पहले इतना कम्प्रीहेंसिव अकाउंटिंग साइकिल आपने डिस्कस नहीं किया होगा। अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहला स्टेप होता है एनालाइज, यानी एनालिसिस करना, और जिसको हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। इसलिए मैंने कहा था कि इतना डिटेल में आपने इसको पहले नहीं पढ़ा होगा। आपको जस्ट अकाउंटिंग साइकिल यही बताया होगा, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो पहला स्टेप होता है एनालाइज। एनालाइज का मतलब होता है एनालिसिस करना ट्रांजैक्शंस का, वो ट्रांजैक्शन कैश हैं या क्रेडिट हैं। ठीक है जी। नंबर 2, जर्नलाइज करना, फिर उस ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करना, फिर उसके बाद उसको पोस्ट करना लेजर में। तो कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, पहले उसका एनालिसिस किया जाता है, फिर उस ट्रांजैक्शन को हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल के बाद लेजर में पोस्ट करते हैं, और पोस्ट करने के बाद एक समराइज रिज़ल्ट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है, फिर उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट होती हैं, हम उन एडजस्टमेंट की एडजस्टिंग एंट्रीज पास करते हैं। तो एडजस्टिंग एंट्री से फिर हम क्या करते हैं, कुरेक्टिंग करते हैं। कुरेक्टिंग का मतलब है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दोबारा बनाते हैं, यानी हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। उस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को हम कहते हैं कुरेक्टिंग। देन उसके बाद हम ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बाद हम प्रॉपर जो है वो अपने डाटा को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, यानी अप टू डेट हमारे पास हो जाता है। और उसके बाद हम उसकी क्या करते हैं, क्लोजिंग एंट्रीज पास करते हैं। क्लोजिंग एंट्रीज पास होती हैं तो वो सारे का सारा डाटा जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर पोस्ट हो जाता है, यानी उससे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो और फाइनलाइज क्या कर लेते हैं, सारी की सारी हम अपनी चीज़ों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद डिसीजन मेकिंग के लिए फाइनलाइज करते हैं, या किसी और पर्पस के लिए, जिस पर्पस के लिए हम उसको बना रहे हैं। और फिर उसके बाद जो होता है वो आपके पास नेक्स्ट स्टेप फिर एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। तो दिस इज़ कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल। ठीक है जी। तो ये था अकाउंटिंग साइकिल, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब हम करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की बात। आपको पता है कि देयर आर 3 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। नंबर 1 इज़ मटीरियल, लेबर एंड थर्ड वन इज़ फैक्ट्री ओवरहेड। अब हमने क्या करना है, इन एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की रिकॉर्डिंग करनी है। रिकॉर्डिंग या तो हेड ऑफिस होती है, या फैक्ट्री होती है, या दोनों जगह पे होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग में इस रिकॉर्डिंग के लिए कुछ सिस्टम यूज़ होते हैं। वो सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक कहते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम और एक को कहते हैं नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या है और नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या है। इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या होता है, अब सिस्टम इन विच सिंगल बुक, एक ऐसा सिस्टम जिसमें सिंगल बुक मेंटेन की जाती है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, यानी एक ही बुक होती है और वो मेंटेन क्या करते हैं हम, बोथ फैक्ट्री और हेड ऑफिस, यानी दोनों का रिकॉर्ड जो है वो एक ही सिंगल बुक में या एक ही सिंगल प्लेस पे रिकॉर्ड किया जाए, तो उसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम। यानी इंटीग्रेटेड सिस्टम जहाँ पे सिंगल बुक मेंटेन की जाए या सिंगल प्लेस पे रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए, फैक्ट्री का भी और हेड ऑफिस का भी, तो उसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम। नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे सेपरेट बुक्स बनाई जाए। वहाँ पे सिंगल बुक थी, यहाँ पे सेपरेट बुक है, यानी आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो एक से ज़्यादा जगह पे रिकॉर्ड की जाए। वहाँ पे सिंगल प्लेस थी, यहाँ पे एक से ज़्यादा प्लेसेस हैं, यानी हेड ऑफिस अपनी रिकॉर्डिंग अलहदा करे और फैक्ट्री अपनी जो है ना वो रिकॉर्डिंग अलहदा करे। हेड ऑफिस किसी और जगह पे है, फैक्ट्री किसी और जगह पे है, तो वहाँ पे जो सिस्टम यूज़ होता है उसको हम कहते हैं नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। अब उसके बाद आता है जी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न साइकिल। आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहले हम रॉ मटेरियल लेते हैं, उससे चीज़ों को बनाते हैं, और फिर उसके बाद लेबर लगाते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, ये तीनों एलिमेंट ऑफ कॉस्ट आगे चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं। फिर वो चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, कंप्लीट करने के बाद हम उनको सेल करते हैं, सेल करने के बाद हम उनकी कैश रिकवरी करते हैं, और फिर वो रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। तो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर ये साइकिल जो है वो रेगुलरली यूज़ होता है। अब अगर आप इंटीग्रेटेड सिस्टम में यूज़ करेंगे तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग, आपको याद रखिएगा, रिकॉर्डिंग की बात जब भी होगी, रिकॉर्डिंग का मतलब हमेशा जर्नल एंट्री होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग का वर्ड लिखा था ताकि आपको खुद अंदाज़ा हो जाए कि जब भी रिकॉर्डिंग की बात होगी इसका मतलब है कि जर्नल एंट्रीज पास होनी है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल के अंदर
जर्नल एंट्रीज पास होंगी तो फिर जर्नल एंट्री से आगे वाउचर आपके जो है वो लेजर्स बन सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग क्या है, रिकॉर्डिंग हमने अगर एक प्लेस पे करनी है तो हम इंटीग्रेटेड सिस्टम इस्तेमाल करेंगे, और अगर एक से ज़्यादा प्लेसेस पे करनी है तो फिर नॉन इंटीग्रेटेड। तो लेकिन जो आपके पहले 3 क्वेश्चन हैं वहाँ पे इंटीग्रेटेड सिस्टम यूज़ होता है कि वहाँ पे एक ही जगह पे एक सिंगल बुक बनाई जाती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज़ हैं जिनको हमने रिकॉर्ड करना है। अब वो जर्नल एंट्रीज़ आपकी सबसे पहले जो होगी वो रॉ मटेरियल की होगी, यानी सबसे पहले आप जर्नल एंट्रीज़ रॉ मटेरियल की पास करेंगे, फिर आप लेबर से रिलेटेड सारी जर्नल एंट्रीज़ पास करेंगे, फिर आप फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड सारी जर्नल एंट्रीज़ पास करेंगे, फिर वो वर्क इन प्रोसेस की जर्नल एंट्री पास होगी, फिर फिनिश गुड्स की पास होगी, फिर उसके बाद सेल की जर्नल एंट्रीज पास होंगी, और साथ ही कैश रिकवरी। तो ये टोटल आपने 7 या 6 जर्नल एंट्रीज ओवरऑल रिकॉर्ड करनी है। तो सबसे पहले हम मटेरियल की जर्नल एंट्रीज को डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद लेबर को करेंगे, फिर फैक्ट्री ओवरहेड को, फिर इन सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले हम अब जो जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे वो रॉ मटेरियल की है। तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट आपका मटेरियल है जी। तो मटेरियल की जो मैक्सिमम रिकॉर्डिंग हो सकती है वो 5 रिकॉर्डिंग हो सकती हैं। सबसे पहले परचेज ऑफ मटेरियल, आप मटेरियल को परचेज करेंगे। नंबर 2 रिटर्न ऑफ मटेरियल, नंबर 3 इशू टू प्रोडक्शन, नंबर 4 रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन, एंड नंबर 5 परचेज एंड डायरेक्टली इशू टू प्रोडक्शन। तो जो मटेरियल है इसकी मैक्सिमम ये 5 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। इन 5 पॉसिबिलिटीज़ की जो है ना वो हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। सबसे पहले है परचेज ऑफ मटेरियल। अच्छा जी, जब आप मटेरियल परचेज़ करेंगे तो उस टाइम पे आप बिल्कुल भी इस चीज़ का ख्याल नहीं रखेंगे कि आप डायरेक्ट मटेरियल परचेज़ कर रहे हैं या इनडायरेक्ट मटेरियल परचेज़ कर रहे हैं। परचेज़ करते हुए मटेरियल की टाइप इररेलेवेंट हो जाएगी, आपने इग्नोर करना है। ज़िंदगी में इग्नोर करना भी कुछ चीज़ों को ज़रूरी होता है। तो जब आप मटेरियल परचेज़ करेंगे तो मटेरियल को परचेज़ करते वक्त आपने इग्नोर कर देना है कि आप डायरेक्ट मटेरियल परचेज़ कर रहे हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल परचेज़ कर रहे हैं, या कुछ सप्लाईज़ परचेज़ कर रहे हैं। परचेज़ करते वक्त मटेरियल की कोई सेग्रीगेशन नहीं होगी, कोई क्लासिफिकेशन नहीं होगी। जब मटेरियल परचेज़ करेंगे तो सिंपल जर्नल एंट्री आप पास करेंगे, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट और वाउचर पेएबल क्रेडिट। कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए अकाउंट पेएबल की जगह पे नॉर्मली सूटेबल वर्ड होता है वाउचर पेएबल, तो हम वाउचर पेएबल को क्रेडिट कर देते हैं और मटेरियल को डेबिट कर देते हैं। कंट्रोल उस अकाउंट के साथ यूज़ करते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ें हों। तो मटेरियल भी एक से ज़्यादा का है, मटेरियल की टाइप हो सकती हैं ABCDEF। तो जब एक से ज़्यादा टाइप का मटेरियल हो तो उसको एक ही अकाउंट में लिखने के लिए कंट्रोल का वर्ड यूज़ करते हैं। तो इसलिए परचेज़ करते वक्त मैं नहीं देखूंगा कि मटेरियल की टाइप कौन सी है, मैं सिंपल लिखूंगा मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट और वाउचर पेएबल क्रेडिट। आपने सिंपल इसकी अमाउंट लिख देनी है, चाहे आपको वो अमाउंट अलहदा से करके भी कैलकुलेट दी हो तो आपने उसको रिकॉर्ड नहीं करना, आपने उस सारी अमाउंट का टोटल करके मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट और वाउचर पेएबल क्रेडिट पहली जर्नल एंट्री ये पास करेंगे। सेकंड हमने कहा था कि अगर आप रिटर्न कर दें तो जो परचेज़ की हुई है एंट्री है उसका उलट पास कर देंगे तो रिटर्न की एंट्री हो जाएगी। तो यही डेबिट हो जाएगी वाउचर पेएबल डेबिट और मटेरियल कंट्रोल क्रेडिट। तो जो आपने परचेज़ की हुई एंट्री है उसके रिवर्स कर देंगे तो आपकी रिटर्न की एंट्री हो जाएगी। तीसरा है इशू। इशू करते वक्त आपने देखना है कि मटेरियल की टाइप कौन सी है। अगर डायरेक्ट मटेरियल होगा तो उसकी ट्रीटमेंट और होगी, अगर इनडायरेक्ट होगा तो उसकी ट्रीटमेंट और होगी। इशू करते वक्त याद रखिएगा, इशू करते वक्त आपने इस बात के ऊपर देखना है कि आपके पास मटेरियल की टाइप कौन सी है। अगर है मटेरियल आपके पास डायरेक्ट मटेरियल है तो इशू करते वक्त जो डायरेक्ट मटेरियल है वो सारे का सारा आप यूज़ करेंगे वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट को। मैं आगे लिख देता हूँ,
डायरेक्ट मटेरियल, फ़िलहाल आपके समझने के लिए कि डायरेक्ट मटेरियल सारे का सारा यूज़ होगा वर्क इन प्रोसेस में, इनडायरेक्ट मटेरियल जितना होगा वो यूज़ होगा FOH कंट्रोल में। और अभी आप CGS के चैप्टर में पढ़ के भी आए हैं कि जितने भी इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर होती है वो FOH में जाता है। तो जो इनडायरेक्ट मटेरियल है वो आप चार्ज कर देंगे या उसकी अमाउंट चार्ज कर देंगे FOH कंट्रोल अकाउंट को, और अगर कोई सप्लाईज़ वगैरह हैं तो उनको आप डाल देंगे मार्केटिंग एक्सपेंसेस के अंदर। और मटेरियल आपके पास से कम हो रहा है तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जब आप मटेरियल इशू करेंगे तो मटेरियल में कमी होगी, मटेरियल क्रेडिट हो जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल चार्ज कर देंगे वर्क इन प्रोसेस को, इनडायरेक्ट चार्ज कर देंगे FOH कंट्रोल अकाउंट को, और जितनी भी सप्लाईज वगैरह हैं वो मार्केटिंग एक्सपेंसेस को डेबिट कर देंगे। फोर्थ वन, रिटर्न आ जाए तो इसी जर्नल एंट्री को, जो आपने इशू की जर्नल एंट्री पास की है, इसी एंट्री को आप उलट कर देंगे तो वो आपके पास रिटर्न की हो जाएगी। तो इसी एंट्री को हम उलट कर देते हैं, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट, वर्क इन प्रोसेस FOH, वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल FOH कंट्रोल, और मार्केटिंग एक्सपेंसेस। तो उसके उलट एंट्री पास कर देंगे तो ये आपके पास वापस आ जाएगा। अनयूज भी कह सकते हैं कि प्रोडक्शन हाल के अंदर जितना भी अनयूज मटेरियल पड़ा हुआ है वो सारे का सारा वापस आ गया। लास्ट वन है, कोई ऐसा सिनेरियो जहाँ पे आपने डायरेक्ट परचेज़ किया हो, मार्केट से परचेज़ करके स्टोर रूम में नहीं लेके आए। एक्चुअली तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले आप मार्केट से मटेरियल परचेज़ करते हैं, परचेज़ करके स्टोर रूम में लेके आते हैं और स्टोर रूम से आप उसको इशू करते हैं। लेकिन इस सिनेरियो में क्या होगा कि आपने मार्केट से परचेज़ किया और डायरेक्ट स्टोर रूम में लाने की बजाय डायरेक्ट प्रोडक्शन को इशू कर दिया। तो इस सूरत में जो जर्नल एंट्री पास होगी वो हम लिखेंगे। तो अगर डायरेक्ट आप इशू कर रहे हैं तो फिर अगर जो डायरेक्ट मटेरियल होगा वो आप इशू कर देंगे क्या कहते हैं उसको, वर्क इन प्रोसेस को। जो इनडायरेक्ट होगा वो FOH कंट्रोल को, ठीक है। और यहाँ पे फिर वाउचर पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। यानी ये होगी एंट्री कब, जब आपने डायरेक्ट मार्केट से परचेज करके डायरेक्ट आपने प्रोडक्शन को इशू कर दिया तो वाउचर पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल वर्क इन प्रोसेस को और इनडायरेक्ट मटेरियल आप FOH कंट्रोल अकाउंट को। तो ये मैक्सिमम 5 केस हो सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है आपके हर सवाल में ये पांचों दिए हों, इनमें से कोई एक दिया जा सकता है, 2 दिए जा सकते हैं, 3 दिए जा सकते हैं। जितने दिए होंगे आपने सिर्फ उतनी ही जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ज़रूरी नहीं है कि सारे दिए हों, समटाइम सारे भी दिए जा सकते हैं, लेकिन समटाइम 1 या 2 दिए जा सकते हैं। तो ये थी मैक्सिमम आपके मटेरियल की जर्नल एंट्रीज। अब सेकंड एलिमेंट है हमारे पास लेबर, आपको पता ही है। दूसरा एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है लेबर। तो लेबर की सबसे पहले क्या एंट्री होती है, सबसे पहले हम लेबर में रिकॉर्ड करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ग्रॉस पे रोल। कितना पे रोल है हमारा वो सबसे पहले वो रिकॉर्ड करेंगे। फिर आप नंबर 2 पे लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पे रोल। आपको पता है CGS में भी आपने पढ़ा होगा कि सारी लेबर की जो टोटल कॉस्ट होती है उसको हम पे रोल कहते हैं। टोटल लेबर को जो आपने पे करना होता है उसमें डायरेक्ट लेबर भी होती है, इनडायरेक्ट लेबर भी होती है। इन सबको जितना पैसा पे करते हैं वो पे रोल अकाउंट होता है। तो सबसे पहले आपने रिकॉर्डिंग करनी है कि आपने टोटल ग्रॉस पे कितना करना है। फिर आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है पे रोल को डिपार्टमेंट वाइज। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये डिपार्टमेंट वाइज हो जाएगी या प्रोडक्ट वाइज हो जाएगी, फिर आपने वो डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। अच्छा जी, एक चीज़ थी, पहले नंबर पे आपका आता है रिकॉर्डिंग ऑफ ग्रॉस पे रोल, दूसरे नंबर पे आपका आता है मैं पहले तीसरे नंबर की बात बता गया हूँ। दूसरे नंबर पे आपके आता है प्रिपेयरिंग ऑफ वाउचर्स, पे रोल वाउचर एंड पेमेंट। सबसे पहले आप रिकॉर्ड करते हैं ग्रॉस पे रोल देनी कितनी है, फिर आप उनके वाउचर्स बनाते हैं और उसकी पेमेंट करते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आप जो है उसको डिपार्टमेंट वाइज या प्रोडक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और चौथे नंबर पे आप एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये मैक्सिमम लेबर के अंदर भी ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं।
इसके अलावा नहीं हो सकती। तो ज़रूरी नहीं है कि हर सवाल में ये चारों दी हों, एक दी होगी, दो दी होगी, तो जो डाटा दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आप उसकी जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। तो लेबर में भी 4 बातें हैं। सबसे पहले ग्रॉस पे रोल, फिर उसके बाद उसकी जो है वो आपने वाउचर्स बनाने हैं, तीसरे नंबर पे डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, और चौथे नंबर पे एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन को रिकॉर्ड करना है। जी, सबसे पहले है, हमने भी बात की थी कि हम क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ, पहला जो काम है वो है ग्रॉस पे रोल, कि हमने टोटल पे कितना करना है। पे रोल की जितनी भी रिकॉर्डिंग है ग्रॉस, और उसमें से कितना डिडक्शन वगैरह होगा, यानी टैक्स कितना डिडक्ट होगा, वो सारी बातें हम पहले नंबर पे रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे पे रोल कंट्रोल अकाउंट। पे रोल कंट्रोल अकाउंट डेबिट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इनकम टैक्स जितना आपने काटना है, इनकम टैक्स विद हेल्ड, वो क्रेडिट कर देंगे, ठीक है जी। जितना प्रोविडेंट फंड को उनकी सैलरीज में से जाना है, वो प्रोविडेंट फंड पेएबल वो भी क्रेडिट कर देंगे। अगर कोई सोशल सिक्योरिटी या एनी अदर डिडक्शन होगी वो भी आप क्रेडिट कर देंगे। और फिर आप लिखेंगे अक्रूड पे रोल। क्या किया, पे रोल में आप लिखेंगे ग्रॉस अमाउंट, जितना टैक्स डिडक्ट होगा उसकी अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी, जितना प्रोविडेंट फंड है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी वो यहाँ पे लिखेंगे, अगर कोई सोशल सिक्योरिटी है या कोई और डिडक्शन है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो फिर ग्रॉस में से ये तीनों चीज़ें माइनस करने के बाद जो आंसर बचेगा वो आपके पास अक्रूड पे रोल होगा। और नॉर्मली क्वेश्चन के अंदर ये सारी चीज़ें आपको बताई होंगी, बड़ी क्लियर कट बताई होंगी। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले उसकी रिकॉर्डिंग करनी है। नंबर 2 पे हमने कहा था हम वाउचर बनाएंगे, दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, वाउचर बनाएंगे। जब वाउचर बनाएंगे तो ये अक्रूड पे रोल आपकी जो है वो लाइबिलिटी है, वो आपकी लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। तो आप लिखेंगे अक्रूड पे रोल डेबिट वाउचर पेएबल क्रेडिट, यानी आपने एक लाइबिलिटी को दूसरी लाइबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया। अक्रूड पे रोल डेबिट और वाउचर पे रोल क्रेडिट, आप वाउचर पेएबल क्रेडिट। अब आपने ये वाउचर बना दिए हैं। वाउचर बनाने की जो जर्नल एंट्री थी वो ये थी, प्रिपेशन ऑफ वाउचर्स, अक्रूड पे रोल डेबिट वाउचर पेएबल क्रेडिट। अब उसके बाद आप जब पे करेंगे तो आप लिखेंगे वाउचर पेएबल डेबिट और बैंक क्रेडिट। तो ये सेकंड के अंदर ही दोनों एंट्रीज होंगी कि एक में आप वाउचर पे करेंगे, बनाएंगे, वाउचर की प्रिपेशन करेंगे, और दूसरे के अंदर आप उसकी पेमेंट कर देंगे। तो पहले जब वाउचर बनाएंगे तो अक्रूड पे रोल डेबिट, वाउचर पेएबल क्रेडिट, और फिर वाउचर पेएबल डेबिट और बैंक क्रेडिट। थर्ड वन है, अब आपने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करनी है पे रोल की, कि इसमें से डायरेक्ट लेबर कितनी है, इनडायरेक्ट लेबर कितनी है, मार्केटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं। ज़ाहिर है मार्केट डिपार्टमेंट की भी सैलरी होती है, एडमिन डिपार्टमेंट की भी सैलरी होती है। तो उसी तरह से आप जितनी भी डायरेक्ट लेबर होगी वो वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट को चार्ज कर देंगे, डायरेक्ट लेबर। एफओएच कंट्रोल को आप चार्ज कर देंगे इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है जी। मार्केटिंग के खर्चे जो हैं वो मार्केटिंग एक्सपेंसेस को चार्ज कर देंगे, या मार्केटिंग की सैलरीज, एडमन की सैलरीज आप एडमन को चार्ज कर देंगे, और पे रोल कंट्रोल अकाउंट आपके पास क्रेडिट हो जाएगा। तो ये जो आपने पहली जर्नल एंट्रीज में पे रोल कंट्रोल अकाउंट बनाया था वो यहाँ पे आगे क्रेडिट हो जाएगा और वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। अब उसके बाद थी लास्ट वन, डायरेक्ट लेबर चार्ज की वर्क इन प्रोसेस को, इनडायरेक्ट एफओएच कंट्रोल को, मार्केटिंग के मार्केटिंग को, एडमिन की सैलरीज एडमिन को, टोटल पेरोल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट कर दिया। अब लास्ट वन है कि अगर एम्प्लॉयर ने भी कंट्रीब्यूशन की हुई है, यहाँ पे याद रखें प्रोविडेंट फंड पेएबल हमने लिखा हुआ है, तो प्रोविडेंट फंड की ये क्वालिटी है कि प्रोविडेंट फंड के अंदर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये हम एम्प्लॉई की कंट्रीब्यूशन माइनस कर रहे थे, तो जितनी एम्प्लॉई की कंट्रीब्यूशन होती है लॉ के अकॉर्डिंग उतनी ही एम्प्लॉयर की भी कंट्रीब्यूशन होती है। तो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन अब आप रिकॉर्ड करेंगे, तो एम्प्लॉयर की जो कंट्रीब्यूशन होगी उसको रिकॉर्ड इस तरह से करते हैं। अच्छा जी, एक बात याद रखनी है आपने बड़ी क्लियरली कि जब आपने प्रोविडेंट फंड की कंट्रीब्यूशन रिकॉर्ड करनी है तो सबसे पहले आपने एफओएच कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करना है, और यहाँ पे डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर पहली बार इकट्ठी के लिए फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन में होगा। मैं फिर रिपीट कर दूं,
जब आपने एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन रिकॉर्ड करनी है तो आपने एफओएच कंट्रोल अकाउंट को डेबिट कर देना है, डायरेक्ट लेबर को भी और इनडायरेक्ट लेबर को भी। ठीक है जी। और जितने मार्केटिंग वाले हैं वो मार्केटिंग को आप डेबिट कर देंगे, एक्सपेंस एडमन वाले आप एडमन को डेबिट कर देंगे। ठीक है जी। और प्रोविडेंट फंड पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन में बताया होगा कि एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है। या अगर कोई और सोशल सिक्योरिटी वगैरह है तो वो भी सारे के सारे क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये थी लास्ट वन, फोर्थ वन, जो हमने कहा था कि लेबर की जी 4 एंट्रीज होती हैं। सबसे ज़्यादा यही काम था, बाकी आगे एक एक दो दो जर्नल एंट्रीज हैं और वो ख़त्म हो जाएंगी। थर्ड वन था आपके पास एलिमेंट था एफओएच। हमने एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में तीसरी एफओएच की बात की थी। तो अब एफओएच में हम क्या करेंगे, एफओएच कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एफओएच में 2 काम ही होते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ, यानी पहला काम होता है रिकॉर्डिंग ऑफ एक्चुअल एफओएच। तो सबसे पहले आप एक्चुअल एफओएच को रिकॉर्ड करेंगे, एफओएच कंट्रोल अकाउंट डेबिट करेंगे। कोई भी प्रीपेड वगैरह, अगर जो प्रीपेड इंश्योरेंस होती है वो आपका एक्सपेंस नहीं होता, वो क्रेडिट हो जाएगा। अलाउंसेस फॉर डेप्रीसिएशन, ये भी आपका एक्सपेंस नहीं होता क्योंकि इसमें से कैश नहीं जाता, ये भी आप क्रेडिट कर देंगे। और उसके बाद टोटल एफओएच कंट्रोल में से ये दोनों को माइनस करने के बाद जो बाकी बच जाएगा उसके लिए आप लिखेंगे वाउचर पेएबल, क्योंकि आपने ये सारे खर्चे पे भी करने हैं। तो आप लिख देंगे वाउचर पेएबल क्रेडिट। सारे एक्सपेंसेस को एफओएच कंट्रोल को डेबिट कर देंगे, जो प्रीपेड इंश्योरेंस होती है वो माइनस कर देंगे, माइनस का मतलब है क्रेडिट कर देना। अलाउंसेस फॉर डेप्रीसिएशन भी क्रेडिट कर देंगे। तो डेबिट में से क्रेडिट माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम लिखेंगे वाउचर पेएबल क्रेडिट। तो ये पहला काम था। दूसरा काम एफओएच में क्या होता है कि हम क्या कर देते हैं, जितने भी एफओएच हैं वो वर्क इन प्रोसेस को चार्ज कर देते हैं। दूसरा काम यही है। तो दूसरा क्या है, चार्ज ऑफ एफओएच यानी फैक्ट्री ओवरहेड टू प्रोडक्शन। तो जितने भी एफओएच हैं वो प्रोडक्शन को चार्ज कर देंगे। तो जब प्रोडक्शन को चार्ज करेंगे तो आपके पास वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो जाएगा और एफओएच अप्लाइड क्रेडिट हो जाएगा। ये एंट्री होती है चार्ज करने की प्रोडक्शन को, कि वर्क इन प्रोसेस इनकम्प्लीट की चीज़ों, इनकम्प्लीट चीज़ की जो चीज़ें हैं उनकी वैल्यू में इजाफा होगा तो वो डेबिट हो जाएंगी और एफओएच अप्लाइड जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे। ये था। और लास्ट वन है, अगर कोई आ जाए इन केस ऑफ अंडर या ओवर अप्लाइड, उस सूरत में ये फिर जर्नल एंट्री आप पास करेंगे, जो कि चौथे 5वें चैप्टर में आप अंडर ओवर का कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं। तो तब आप लिखेंगे एफओएच अप्लाइड डेबिट और एफओएच कंट्रोल क्रेडिट। ये जर्नल एंट्री होती है अंडर ओवर अप्लाइड की अमाउंट के डिफरेंस के साथ। ठीक है जी। तो एफओएच की भी 3 है। सबसे पहले एक्चुअल एफओएच आपने कैलकुलेट करने हैं, दूसरे नंबर पे एफओएच को चार्ज कर देना है प्रोडक्शन को, और तीसरे नंबर पे आपने क्या काम करना है कि इन केस ऑफ अंडर ओवर अप्लाइड एफओएच आपने ये जर्नल एंट्री पास कर देनी है। तो तीनों एलिमेंट हो गए, मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, एफओएच हो गया। उसके बाद क्या चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। जब चीज़ें कंप्लीट होती हैं तो आपको पता ही है कि सिंपल आप जर्नल एंट्री पास करते हैं, फिनिश गुड्स डेबिट और वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल क्रेडिट। क्योंकि चीज़ें कंप्लीट होगी तो वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो जाएगा और आपके पास फिनिश गुड्स जो हैं वो डेबिट हो जाएंगी। जब चीज़ें बन गई उसके बाद आपने उनकी सेल को रिकॉर्ड करना है। अब सेल को रिकॉर्ड करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग में 2 जर्नल एंट्रीज पास होती हैं, याद रखिएगा। सेल को कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करने के लिए 2 जर्नल एंट्रीज पास होती हैं। सबसे पहले उसकी कॉस्ट रिकॉर्ड करते हैं, फिर सेल। तो कॉस्ट किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, आप पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड्स क्रेडिट। तो फिनिश गुड्स क्रेडिट हो जाएंगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट हो जाएगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद जितनी कैश की है कैश डेबिट, जितनी क्रेडिट की है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, और आपके पास सेल्स क्रेडिट हो जाएंगी। और लास्ट वन है कि अगर सेल रिटर्न हो जाए तो सेल रिटर्न की सूरत में यही एंट्रीज उलट हो जाएंगी। सबसे पहले आप लिखेंगे फिनिश गुड्स डेबिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट, और फिर आप लिखेंगे सेल्स रिटर्न डेबिट और कैश क्रेडिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट।
तो ये थी आपकी सारी की सारी जर्नल एंट्रीज जो कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल में यूज़ होनी है अंडर इंटीग्रेटेड सिस्टम, जहाँ पे ये सारी जर्नल एंट्रीज एक ही बुक में और एक ही प्लेस पे रिकॉर्ड हो रही हैं। इनको मैंने इतना डिटेल एक्सप्लेन कर दिया कि आपके पहले तीनों क्वेश्चन, इनमें सिर्फ आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, आपके 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। किसी किस्म की क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।